असम में दूसरी बार एनडीए की सरकार बननी तय है। रुझानों में एनडीए 78 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। असम में यूपीए 47 सीटों पर आगे है। असम में अन्य को 1 सीट पर बढ़त। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली सीट से आगे चल रहे हैं। अब अगर उन्हीं हालात की तर्जुमानी जो आप वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, मसलन मथुआ जो हैं वो सीएए को लेकर चाहते थे कि कुछ अब ज़मीन पर दिखाई दे, वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। उधर असम में कहा जा रहा था खासतौर से जो बीजेपी का समर्थक इलाका है बराक वैली, वहाँ पर भी वो लोग चाहते हैं कि अब सीएए को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब ये दोनों ही जगह पर अलग अलग तरीके से ये ट्रांसलेट क्यों हो रही है बात, जरा ये भी समझने के लिए अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं। अभिषेक, इधर तो बन रही है सरकार एनडीए की असम में। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं दिनेश। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो जो पश्चिम बंगाल में अनिर्णय की स्थिति रही, वहाँ पर आके अमित शाह ने ये कहा कि अभी हम कोरोना काल चल रहा है, अभी नियम नहीं बन पाए हैं। बीजेपी ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। बीजेपी ने मान लिया कि ये तो हमारे साथ ही है, कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया अभी कोरोना काल चल रहा है, बाद में बनेगा और उसके बाद सारी चीज़ें आएंगी, इस तरह से कह दिया। फर्क समझिए, आसाम के मुकाबले असली चुनौती बीजेपी को यहाँ पर ममता बनर्जी जैसी नेता उनके सामने खड़ी थी। असम में कौन है बीजेपी के सामने? असम में कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं था। असम में कांग्रेस ने यूडीएफ से अजमल से हाथ मिला लिया। वो एक बड़ा बीजेपी को मुद्दा मिल गया पोलराइज करने के लिए। तो यहाँ पर ममता बनर्जी के सामने आपकी चुनौती है, वहाँ पर आप सीए को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम कर देंगे कोरोना के बाद, अभी नियम नहीं बने इतने दिन के बाद, जबकि कब का एक्ट पास हुआ है। और आसाम में जहां पर आपके सामने कांग्रेस के सामने कांग्रेस का कोई अपना चेहरा नहीं है, वहां पर कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है, तो वहां पर आप बड़ा फायदा भी नहीं हो गया। ये जो बदरुद्दीन अजमल के साथ जाकर उन्होंने सोचा था माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेट होकर उनके पास आएगा। वो लगातार आपके तमाम सारे दावों को झुठला रही है, जमीन पर स्ट्रांग लीड। आपको अभिषेक अभी शायद सुन नहीं पा रहे हैं, इस बात को लेकर मैं आमोद के पास जाना चाहता हूँ। आमोद, वैसा कुछ हुआ नहीं, मतलब यूपीए को कोई ऐसा और ये एक तरीके से ठीक भी है कि वो लोग जो कम्युनल पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक मैसेज भी इसमें छिपा हुआ है। ये वेस्ट बंगाल में भी छिपा हुआ है और यहाँ पे भी छिपा हुआ है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप इस तरीके के गठबंधन करके, जैसे वहाँ फुरफुरा शरीफ को साथ में लेकर ये करने की कोशिश की गई, इसी तरीके से बदरुद्दीन अजमल को यहाँ लेकर ये सोचा गया कि कंसोलिडेटेड तरीके से वोटों को जुटाया जाएगा, ये हुआ नहीं। निश्चित तौर पे देखिए, देश में अब एक बात तो आप समझ लीजिए कि जनता विषयों को समझती और बखूबी समझती है और उसके बाद वोट करती है। वो चाहे असम की बात कहें या बंगाल की बात कहें, कहीं जनता ऐसा नहीं करती है कि वो समझ नहीं रही है, खूब बखूबी समझ के उसके बाद वोट डालती है। और जो वहाँ पे हश्र हुआ है, वो निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं उसी के इर्द गिर्द वो बात सत्य है। क्योंकि आप कहीं ऐसा तो नहीं कर सकते कि बंगाल में जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पे फुरफुरा शरीफ के साथ हाथ मिला लिए, असम में एआईडीएफ के साथ हाथ मिला लिए, और केरल में जैसा कि बीजेपी बार बार आरोप लगा रही थी, और ये बात कहीं ना कहीं जनता के मन में आई और इसीलिए इतना खराब परफॉर्मेंस भी हुआ। ये इसीलिए इतना खराब परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। नहीं तो बंगाल में भले ही उनके लिए फर्टाइल लैंड नहीं था, असम में मैं बात कहूँ दिनेश, तो वहाँ पे अगर कांग्रेस अगर संजीदगी से चुनाव लड़ती तो वो ठीक बेहतर प्रदर्शन जो अभी कर रही है उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने एक तरह से सरेंडर किया, जैसा कि वहाँ के लोकल नेताओं का कहना था एआईडीएफ के सामने, तो वो कहीं ना कहीं मैसेज उसका जो है स्ट्रांग नहीं गया, ठीक नहीं गया। पार्टी लेकिन देखिए एक मैसेज आया है वहाँ से, एक मैसेज वहाँ की जनता ने देने की कोशिश की है कि कोविड के समय जिस सरकार ने अच्छा मैनेजमेंट किया है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले इतनी बड़ी विपत्ति इंसानियत पर और यहाँ के नागरिकों पर नहीं आई, इस दौरान जिस सरकार ने अच्छा काम किया हो उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।